So here we are in the lecture number 2 of hyperconjugation. जो अपना आखिरी इफेक्ट है इंडक्टिव था, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक हो गया, फिर उसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सा प्यारा सा रेजोनेंस वाला इफेक्ट हो गया। रेजोनेंस में हम लोगों ने पहले रेजोनेंस की थ्योरी समझी, फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या कंडीशंस होते हैं, फिर एक ही कंपाउंड के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बात की। फिर उसके बाद हम लोगों ने रेजोनेंस के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स की बात की, दैट इज पॉजिटिव रेजोनेंस एंड नेगेटिव रेजोनेंस। एंड उसके बाद हमने चालू किया था हाइपर कॉन्जुगेशन। बट मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन जो था वो स्टार्ट करने के पहले एक स्पेशल क्लास लिया था इसके ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। यानी बेंजीन पे अगर कोई सब्सटीट्यूएंट जुड़ा तो उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रोफाइल कैसे निकालनी है। बहुत सिंपल सा पॉइंट दिया था, पॉजिटिव रेजोनेंस एंड नेगेटिव रेजोनेंस के बारे में सोचना है। बेंजीन पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़े हैं तो रिएक्टिविटी विद इलेक्ट्रोफाइल फास्ट होगी क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। एंड अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़े हैं यानी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो बेंजीन के कंपैरिजन में एंड प्लस एम वालों के कंपैरिजन में रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम। लेकिन यहाँ पे मैंने खास बात बोली थी आपको, स्पेशल कैरेक्टर है किसके बारे में, हैलोजेंस के बारे में। हैलोजेंस ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, प्लस एम वाले भी है, लेकिन वो डीएक्टिवेटिंग है ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। हेंस हैलोबेंजीन्स की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल इज लेसर देन अदर प्लस एम ग्रुप्स एज वेल एज लेसर देन द स्टैंडर्ड बेंजीन आल्सो। तो फिर मैंने कुछ आपको 3-4 सेट दिए थे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। तो ये सेट यहाँ पे है। बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक बार प्लीज इनके आंसर बता दीजिए। सो देखना यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई करना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको बेंजीन पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है पहले उसको आइडेंटिफाई करना, प्लस एम वाला है कि माइनस एम वाला। तो सेट 1 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो सेट 1 में अगर आप देखो ये तो आपका स्टैंडर्ड बेंजीन है, फिर यहाँ पे ब्रोमोबेंजीन यानी हेलोबेंजीन। तो मैंने क्या बोला था, हेलोबेंजीन के केस में कौन सा इफेक्ट पकड़ना है आपको, माइनस आई। तो माइनस आई यानी कि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से। तो अगर ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से भी क्या होगी, कम। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई, बेंजीन से भी कम हो गई, राइट। फिर यहां पे CH3 है, CH3 का मैंने क्या बोला था, CH3 का रहेगा बेटा क्या, प्लस एम। प्लस एम यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो किसको, बेंजीन को। तो ये रहा ना बेंजीन, तो इस बेंजीन को जब वो इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे ज्यादा होगी, मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही। फिर ये रहा आपका सेकेंडरी अमाइन वाला NHCH3, NHR यानी क्या होता है, सेकेंडरी, NH2 यानी प्राइमरी, एंड NR2 यानी टर्शियरी। ये भी देखो इसकी लोन पेयर के वजह से ये भी कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, राइट। तो अब नेट डोनेटिंग कितने ग्रुप हैं, 2। विड्रॉइंग ये है, मतलब विड्रॉइंग होगा तो उसके केस में रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो इट मींस ये जो आपका नंबर 2 है वो सबसे पीछे रहेगा, राइट। और अब ये 2 डोनेटिंग है तो इन दोनों की रिएक्टिविटी ऑर्डर इन दोनों से ज्यादा होगी, इतना तो कंफर्म है। इसका मतलब ब्रोमोबेंजीन से थोड़ी ज्यादा किसके, बेंजीन की। तो ये रहा 1। अब 3 और 4 में आइडेंटिफाई करना। अब दोनों भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, है ना, दोनों भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा कौन डोनेट करेगा, ये वाला, क्योंकि ये किस वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर, अपनी लोन पेयर की वजह से, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। हेंस, एंड मैंने आपको ऑर्डर भी लिखा के दिया है, NHR इज मोर रिएक्टिव, मोर एक्टिवेटिंग देन और अल्किल ग्रुप। इसके लिए सबसे टॉप पे कौन आएगा आपका, 4 के बाद आपकी रिएक्टिविटी ऑर्डर, आई मीन रिएक्टिविटी होगी 3 की। तो ये रही सेट नंबर 1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर, 4 3 1 2, ठीक। अब आते हैं सेकेंड सेट में। सेकेंड सेट में देखो, इसको R मान लो जनरल, RCOOR, RCOOR, दोनों भी ईस्टर ग्रुप है देखा जाए तो। लेकिन देखो ये COOR ये ईस्टर ग्रुप है, ये आपका COOR ये भी ईस्टर ग्रुप है, लेकिन ये बेंजीन रिंग को अलग तरीके से जुड़ा है, ये बेंजीन रिंग को अलग तरीके से जुड़ा है। मैंने क्या बोला था, बेंजीन रिंग को जुड़ा हुआ यानी किसी भी कॉन्जुगेट सिस्टम से जुड़ा हुआ एटम अगर आगे हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो दिखाएगा -m, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाएगा। यहां पे देखो ये आपका एक कॉन्जुगेट सिस्टम है, इस बेंजीन को जो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा है वो आगे ऑक्सीजन को
मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को जैसे अपने तरफ खींचेगा, यहाँ बेंजीन रिंग से पाई इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन्स आपके कॉन्जुगेट सिस्टम से दूर जा रहे, इसी का मतलब आपके कॉन्जुगेट सिस्टम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो भैया यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आगे चल के जैसे ये पाई बॉन्ड यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। एंड आगे चल के जब ये पाई बॉन्ड इधर आएगा तो यहाँ पे फिर से क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी कि एक स्टैंडर्ड बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में यहाँ पे इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है, बेचारा गरीब हो रहा है। तो यहाँ पे COOR ईस्टर का फिर कौन सा इफेक्ट बताना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे बताना पड़ेगा मुझे -m, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है आपके कॉन्जुगेट सिस्टम से। अब आते हैं इधर, ये भी ईस्टर ही है, लेकिन ये ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ा है आपके कॉन्जुगेट सिस्टम को। तो ऐसे में ये ऑक्सीजन अपने लोन पर इधर दे सकता है। अब मैंने लास्ट इसमें बोला था ये ऑक्सीजन इधर भी दे सकता है, इधर भी दे सकता है। एंड इसी वजह से ये दो सेटिंग बना रहा है, इसी वजह से तो इसकी रिएक्टिविटी आपके OH या फिर OR से कम है, क्योंकि इनके केस में तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ किधर आने वाली है, आपके कॉन्जुगेट सिस्टम के तरफ ही आने वाली है। तो अब यहाँ पे ये इधर आया तो ये क्या हो जाएगा, इधर बढ़ा पहले, फिर क्या हुआ, यहाँ पे आया, फिर क्या हुआ यहाँ पे, यानी इधर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली है, राइट। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ेगी तो यहाँ पे कौन सा इफेक्ट बोलना पड़ेगा, यहाँ पे +m बोलना पड़ेगा। एंड यहाँ पे फिनॉल है, ये फिनॉल में OH तो कंपल्सरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो आपके बेंजीन रिंग की तरफ देगा, यानी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट वाले दो दिख रहे, सेकेंड एंड थर्ड। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी आपके इलेक्ट्रोफाइल के लिए सबसे कम होनी चाहिए। तो जो आपका सेकेंड सेट है, सेकेंड सेट, तो सेकेंड सेट में फर्स्ट विल बी लीस्ट रिएक्टिव, अब इन दोनों में ज्यादा एक्टिवेटिंग, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन है, थर्ड, क्योंकि उसके केस में इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ आपके कॉन्जुगेट सिस्टम की तरफ ही आ रहे हैं, जबकि इसके केस में इधर भी आ रहे हैं एंड इधर भी जा सकते हैं। इसके लिए इसकी रिएक्टिविटी इसके कंपैरिजन में कम होगी। क्यों, क्योंकि इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा आपका, 3 के बाद 2 फिर 1, तो सेकंड सेट में आंसर बना आपका 3 to 1, राइट। अब आते हैं थर्ड सेट में। अब यहाँ पे फटाफट बनना चाहिए। अब देखो बहुत ज्यादा टाइम है, यहाँ पे क्या है, ये आपका है इथॉक्सी। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अपनी लोन पर देगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यानी कि कौन सा इफेक्ट है, ये वाला आपका +m। अल्डिहाइड को कैसा लिखोगे, अल्डिहाइड जो है आपका ये C∠H, यानी देखो कॉन्जुगेट सिस्टम से जुड़ा हुआ एटम आगे डायरेक्टली हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा है, यानी जैसे इसने इधर इलेक्ट्रॉन खींचे, आपके कॉन्जुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, बाहर आ गए। अब इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट सिस्टम से दूर जा रहे, मतलब यहां पे इफेक्ट कौन सा होगा, -m। इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्टिविटी के लिए अच्छा नहीं होता। क्लोरीन भी कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग तो है, लेकिन वो डीएक्टिवेटिंग है, ड्यू टू विच इफेक्ट, -I इफेक्ट। अब यहां पे रहा अल्किल बेंजीन। अब अल्किल मैंने क्या बोला था, +m, ठीक। तो नेट अब देखना यहां पे डोनेटिंग 2 है, डोनेटिंग एक आपका अल्कोक्सी बेंजीन है, अल्कोक्सी कौन सा, इथॉक्सी बेंजीन एंड अल्किल बेंजीन, एंड एक बेंजल्डिहाइड एंड एक क्लोरोबेंजीन। तो अब इन चारों में मोस्ट रिएक्टिव कौन होना चाहिए, जो डोनेटिंग है। अब डोनेटिंग 2 है आपके पास, लेकिन इन दोनों में ज्यादा डोनेटिंग कौन होगा, OR, दैट इज अल्कोक्सी, क्योंकि वो अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसका मतलब मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा यहाँ पे, फर्स्ट, एंड उसके बाद कौन होगा आपका 4, ठीक। अब यहाँ पे आपका सेकेंड एंड थर्ड में दोनों भी विड्रॉइंग है, लेकिन मैंने क्या बोला था, ये -I से विड्रॉ कर रहा है, ये -m से विड्रॉ कर रहा है। तो -m के इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज्यादा होगी कंपेयर टू -I। तो इसके कंपैरिजन में यहाँ पे थोड़े से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आने के चांसेस ज्यादा है इसके कंपैरिजन, लेकिन इनके कंपैरिजन में कम। तो 1, 4, 3 और 2, ये ऐसा आंसर बनेगा आपका किसका, सेट नंबर 3 का। अब सेट नंबर 4 की बात करते हैं। सेट नंबर 4 में ये देखो, यहाँ पे बेंजीन रिंग को ये आपका डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा है ना, बेंजीन रिंग को ये आपका डायरेक्टली ऑक्सीजन जुड़ा है। यहाँ पे बेंजीन रिंग को आपका
डायरेक्टली नाइट्रोजन जुड़ा है यहाँ पे डायरेक्टली। अब ये कार्बन कार्बन यानी क्या बोलेंगे, अल्किल ग्रुप बोलेंगे। अब ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन भी अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मतलब इस ऑक्सीजन का, अब इसका देखना है ये क्या है आपका ऑर्थो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। इसका ये क्या है पैरा, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, यानी इसका ये ऑर्थो, फिर से यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। सेम यहाँ पे होगा। तो इन दोनों के केस में, रादर इसके केस में, ये अल्किल बेंजीन है ना, देखो बेंजीन रिंग को ये आपका CH2 यानी ये क्या हुआ, एक अल्किल ग्रुप ही तो जुड़ा है। तो तीनों के तीनों बेंजीन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अब इन तीनों में आइडेंटिफाई करना है तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके पास होगी, देखो इन दोनों के पास, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं लोन पेयर के चलते। इलेक्ट्रॉन तो ये भी डोनेट कर रहे हैं लेकिन ये दोनों बहुत आसानी से दे रहे हैं लोन पेयर। अब इन दोनों में भी ज्यादा आसानी से कौन देगा, नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे होगी, सेकेंड नंबर स्ट्रक्चर के बाद। फिर उससे थोड़ी कम लेकिन थर्ड वाले से ज्यादा किस में होगी, फर्स्ट में, एंड सबसे कम किस में होगी, थर्ड में। सो इन तीनों में रिएक्टिविटी ऑर्डर ऐसे बनेगी 2 1 3। एंड अगर इनके साथ में बेंजीन जोड़ा होता तो मुझे बताओ बेंजीन को कहां पे प्लेस करते, सबसे पहले कि बीच में कि सबसे लास्ट में। बेंजीन को प्लेस करना होता आपको सबसे लास्ट में, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इन तीनों के पास भी कौन सा इफेक्ट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला इफेक्ट चल रहा है, जबकि बेंजीन कैसे आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, सो ये आपका होमवर्क वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर हो गया, राइट ना। तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चन आपकी टेस्ट में भी आएंगे, है ना। आपके जो टेस्ट होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो बहुत सारे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अपने टेस्ट में भी ऐसे क्वेश्चंस जरूर आएंगे। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट करंट टॉपिक जो चल रहा है आपका, दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में अब तक हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा है हाइपर कॉन्जुगेशन में कि हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड का कॉन्जुगेशन होता है। जो CH सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज होता है वो डबल बॉन्ड के बाजू का sp3 कार्बन, जिसको कि हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, अलिलिक कार्बन बोलते हैं, वहां से वो CH सिग्मा बॉन्ड आपके एडजेसेंट कार्बन का जो पाई बॉन्ड है उसके साथ ओवरलैप होता है ना। इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स सिग्मा पाई या फिर सिग्मा पी ओवरलैप। यानी हाइपर कॉन्जुगेशन एक ऐसा इफेक्ट है जहां पे सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाता है किसके साथ में, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में, या फिर पाई बॉन्ड के साथ में, या फिर पाई बॉन्ड के साथ में। ठीक है, फिर मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम बताया था आपको। हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, एंड उसको बेकर नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं वो भी बताया था आपको, कि जिस CH बॉन्ड को डीलोकलाइज कर रहे हैं उसको हम दिखाते नहीं। फिर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उनको हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स बोलते हैं हम लोग उसको। फिर मैंने बोला था नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम्स, इसकी भी बात करी थी हमने। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी आप लोगों को, हाइपर कॉन्जुगेशन किन किन स्पीसीज में होता है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस इन अल्किन्स यानी कि अनसैचुरेटेड सिस्टम, यानी किसी अल्कीन को अल्किल ग्रुप जोड़ दो या फिर आपके बेंजीन रिंग को अल्किल ग्रुप जोड़ दो तो वहां पे आपका हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद कार्बोकेटायन, एंड फिर उसके बाद फ्री रेडिकल। कार्ब अनायन में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, क्योंकि कार्ब अनायन में आपका जो कार्बन है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका होता है, तो उसके पास कोई भी p ऑर्बिटल खाली नहीं होता है ना, कोई p ऑर्बिटल खाली नहीं होता, इसके लिए वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं दिखेगा, राइट गाइस, ओके। फिर उसके बाद में मैंने ये बोला था आपको कि हाइपर कॉन्जुगेशन एक परमानेंट इफेक्ट है एंड दिस इज अगेन अ स्टेबलाइजिंग इफेक्ट। एंड उसके लिए बहुत सिंपल तरीका बोला था जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं ग्रेटर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ग्रेटर विल बी दी स्टेबिलिटी, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन एंड उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी बेटा, स्टेबिलिटी हो जाएगी।
ओके। सो आज के लेक्चर में जैसा कि प्रॉमिस किया था, हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पे वी विल आइडेंटिफाई कि भाई किस किस एग्जांपल में हाइपर कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है, एंड अगर है तो कैसा है, आई मीन कितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है, हम लोग इसकी बात करेंगे, राइट। सो फटाफट मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स बनाता हूँ आपके लिए, है ना। सो लेट मी ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर्स। सो ये रहा आपका यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH3 एक, फिर मैंने यहाँ पे ये कुछ एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया आपके लिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। फिर एक ये स्ट्रक्चर बनाया, फिर जो है हमने एक ये स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर से ये रहा यहाँ पे आपका इधर एक एंड इधर एक, फिर जो है फिर ये करते हैं, ठीक है ना। फिर एक नंबर 7 बनाया आप लोगों के लिए, फिर जो है फिर एक नंबर 8 बनाया आपके लिए, फिर एक नंबर 9 भी बनाता हूँ, फिर नंबर 9, फिर ये यहाँ पे बनाता हूँ नंबर 10, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने बना लिया फ्री रेडिकल, ठीक। फिर यहाँ पे मैं बनाता हूँ आपके लिए ये नंबर 11, ठीक है ना। ये मैंने बनाया नंबर 11। फिर यहाँ पे कुछ ऐसा करते हैं, चलो इसको, इसमें बहुत सारी जगह खाली, इस नंबर 8 को जो है ऐसे करते हैं, ये आपका नंबर 11 था। ये यहाँ पे बना रहा हूँ मैं नंबर 10, ठीक है, इस तरीके से। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं कि हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन ईच गिवन स्ट्रक्चर। तो हाइपर कॉन्जुगेशन आइडेंटिफाई करने के लिए बेकर नेथन ने बोला था कम से कम वहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। एंड वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा आपको एक रिजल्ट जो उन्होंने प्रपोज किया था वो बताया कि अगर कोई अल्किल ग्रुप, हम एक नॉर्मल सिस्टम में बात करते हैं इंडक्टिव, तो उनका इंडक्टिव क्या होता है, टर्शियरी अल्किल का इंडक्टिव सबसे ज़्यादा होता है, फिर सेकेंडरी का होता है, फिर प्राइमरी का, एंड उससे कम होता है मिथिल का। लेकिन वही अल्किल ग्रुप अगर हम किसी एक अनसैचुरेटेड सिस्टम को, या फिर किसी बेंजीन रिंग को, या फिर कार्बोकैटायन को, या फिर अगर फ्री रेडिकल को जोड़ते हैं तो उनका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी का ऑर्डर रिवर्स हो जाता है। यानी मिथिल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ऑर्डर इथिल से यानी प्राइमरी से ज्यादा बनेगा, फिर प्राइमरी का सेकेंडरी से ज्यादा बनेगा, सेकेंडरी का टर्शियरी से ज्यादा बनेगा, क्योंकि अगर टर्शियरी अल्किल ग्रुप
इनको जोड़ते हैं तो उस कार्बन पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, एंड अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो पाएगा, एंड हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज जो करेंगे सिर्फ इंडक्टिव से करेंगे। एंड लेकिन मैंने क्या बोला था, कोई इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव से रिलीज कर रहा है एंड कोई इलेक्ट्रॉन हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलीज कर रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की पावर इंडक्टिव से क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। सो ओके, लेट अस स्टार्ट। अब देखते हैं यहां पे, देखो क्या बोला था मैंने, हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए, हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए क्या होना जरूरी है बेटा, वहां पे अल्फा कार्बन एंड अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन। तो ये रहा आपका एक अनसैचुरेटेड सिस्टम, इसके बाजू में आपका sp3 अल्फा कार्बन है। यस, कितने हाइड्रोजन इस पे, 3, यानी 3 बार इसके साथ डीलोकलाइजेशन हो सकता है। तो इस स्ट्रक्चर में आपके पास 3 हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएंगे। अब इधर ये देखो, ये है आपका अनसैचुरेटेड सिस्टम। अब इसके इस साइड में भी अल्फा कार्बन है एंड इधर भी अल्फा कार्बन है, तो एक बार इस CH3 के अल्फा कार्बन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा, तो एक बार इस CH3 के अल्फा कार्बन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। तो टोटल कितने अल्फा, 6, यानी टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेशन, तो ये यहां पे बनेंगे 6 हाइपर कॉन्जुगेशन। बहुत सिंपल रखना है, जितने अल्फा हाइड्रोजन। अब कोई बोलेगा सर अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ राइट साइड में, राइट लेफ्ट कुछ नहीं होता, डबल बॉन्ड के बाजू का, या फिर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के बाजू का, या फिर फ्री रेडिकल के बाजू का। ठीक है, फिर यहां पे कितने हो गए, 3 और 3 6। अब यहां पे, हाँ ये बड़ा खूबसूरत है, देखो ये आपका डबल बॉन्ड सिस्टम है, राइट। अब इसके बाजू को, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इस अल्फा पे कितने हाइड्रोजन है, 2। तो फिर ये हाइड्रोजन डीलोकलाइज हो सकते हैं ना यार, इधर ये हाइड्रोजन इसके साथ डीलोकलाइज हो सकते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है ना, हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, अगर मैं ऐसा करूं, ये यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये अल्फा इधर से लिखता हूं, तो क्या होता है, अल्फा आई मीन हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन का CH बॉन्ड इधर आता है, तो जब ये इधर आएगा तो ये इस कार्बन पे आएगा, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाए तो क्या होगा, इस कार्बन पे नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एज इट इज एंड एक हाइड्रोजन को हमने ऐसा रख दिया यहाँ पे प्लस के फॉर्म में, राइट। तो ये, तो यहाँ पे कितने हैं, 2। उसी तरीके से यहाँ पे भी तो 2 है ना, यहाँ पे भी 2 है, यानी इस साइक्लोहेक्सीन में, साइक्लोहेक्सीन में टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बन रहे हैं आपके, 4। कितने बन रहे हैं, 4। ओके, अब आते हैं इधर। अब देखो ये C डबल बॉन्ड C, राइट, ये है आपका C डबल बॉन्ड C। इसके बाजू में पहले तो अल्फा कार्बन आइडेंटिफाई कर लो, इसके बाजू में ये रहा आपका अल्फा, इधर भी रहा अल्फा, एंड इसके बाजू में ये भी तो अल्फा है भैया, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे CH3 है तो ये भी अल्फा है। तो अब काउंट करो, इस अल्फा के 2, इस अल्फा के 2 4, एंड यहाँ के 3 7। तो इस स्ट्रक्चर में टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हैं, 7 है। अब आते हैं नंबर 5। नंबर 5 में जरा ध्यान से देखो, ये रहा आपका C डबल बॉन्ड C। अब इसके बाजू का ये रहा अल्फा कार्बन, कार्बन इस पे भी हाइड्रोजन है, तो क्या इसको आप ले सकते हो एज ए अल्फा कार्बन, नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोला, हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा कार्बन कैसे होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज, जबकि ये तो बेंजीन के सभी कार्बन कैसे हैं, sp2। तो फिर यहाँ पे इस C डबल बॉन्ड C के लिए ये वाला अल्फा कार्बन है, इस पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, 3। एंड फिर उसी तरीके से इस C डबल बॉन्ड C के बाजू के ये CH3, इस पे भी कितने हैं, 3, यानी यहां पे टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बन गए आपके, 6। कितने बने, 6। उसी तरीके से नंबर 6 वाले स्ट्रक्चर में, अब देखो ये रहा आपका C डबल बॉन्ड C, राइट। अब इसके बाजू में यहां पे अल्फा है, क्योंकि यहां पे CH3 है, यहां पे भी CH3, ये रहा यहाँ पे अल्फा, ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो टोटल कितने हो गए, 10। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बन रहे बेटा, 10। अब आते हैं नंबर 7 पे, अब आते हैं नंबर 7 पे। अब जरा ध्यान से देखो, ये रहा आपका कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, राइट। इसके बाजू में ये रहा यहाँ पे अल्फा कार्बन, एंड इसके बाजू में ये रहा अल्फा कार्बन। अब जरा ठीक से ऑब्जर्व करना है ना, ओपन योर आईज। इस अल्फा कार्बन पे क्या डायरेक्टली कोई हाइड्रोजन अटैच है, नहीं, इस पे एक मिथिल है, एक मिथिल है, तो अल्फा ये कार्बन बीटा हो गए, हमको बीटा चलेगा क्या, नहीं,
हमको अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन चाहिए, तो इधर वाले साइड में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इधर वाले साइड में कितने हैं, 2 है। तो वही है बस, दूसरा कुछ भी नहीं। तो इस स्ट्रक्चर में नंबर 7 में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, सिर्फ 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 में कितने हैं जरा ध्यान देना। अब नंबर 8 का स्पीसीज कौन है, अब तक ये सब अल्कीन वाले स्पीसीज थे, अनसैचुरेटेड। अब यहां पे देखो, और हाइपर कॉन्जुगेशन क्या बोला है, p ऑर्बिटल या फिर पाई बॉन्ड, यानी sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम के बाजू का अल्फा कार्बन। तो ये आपका sp2 ही है, ठीक है। तो अब देखना, इसके बाजू में ये रहा अल्फा कार्बन एंड इसके बाजू में ये रहा अल्फा कार्बन। तो इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, बस एक ही है, एंड इस पे कितने हैं, 3। तो टोटल इस कार्बोकैटायन में टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बन गए, 4। कितने हो गए, 4। अब आते हैं नंबर 9 पे। खुद ही देखो क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज, उसके बाजू का अल्फा, ठीक है। सो दिस इज अल्फा, दिस इज ऑल्सो अल्फा। इस पे 3 है, इस पे 3 है, टोटल कितने हो गए, 6। तो नंबर 9 में हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए बेटा, 6 हाइपर कॉन्जुगेशन हो गए, राइट। अब आते हैं इधर, है ना, अब आते हैं नंबर 10 पे। क्या वहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब एक आपको ये पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एक ये पूछा जा सकता है। फिर आपको दूसरा ऐसा भी पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाइपर कॉन्जुगेशन। जरा यहां पे देखो, क्या यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। ये रहा आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला कार्बन फ्री रेडिकल, इसके बाजू वाला ये जो कार्बन है एंड ये कार्बन, दोनों sp2 है, एंड वैसे ही दोनों पे कोई हाइड्रोजन भी नहीं है, दोनों पे किसी भी तरीके का हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड हो चुके, इसके भी। तो यहां पे नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए, 0। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए, 0। अब आते हैं नंबर 11 पे। नंबर 11, सो ये रहा आपका एक अनसैचुरेटेड सिस्टम। तो इस पे इधर साइड पे ये रहा अल्फा कार्बन एंड इधर साइड पे ये रहा अल्फा कार्बन। उधर वाले अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या बेटा, नहीं, क्योंकि इस अल्फा कार्बन पे 3 क्या जुड़े हैं, CH3, उस पे कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। इस पे कितने हैं, 3, यानी इस स्ट्रक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ कितने हो गए, 3 ही हो गए। अब नंबर 12 की बात। नंबर 12 में जरा ध्यान से देखो कितने हैं, नंबर 12 में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है, जरा ध्यान से देखो। ये रहा आपका डबल बॉन्ड सिस्टम, इसके बाजू का ये वाला sp3 कार्बन, ये वाला भी sp3, यानी यहां पे ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है। अब इस अल्फा पे 3 हाइड्रोजन तो है, यस। अब लकीली यहां पे भी एक है, यानी यहां पे टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए, स्ट्रक्चर नंबर 12 में 4, है ना। तो ये इस तरीके से आपको हाइपर कॉन्जुगेशन जो है आइडेंटिफाई करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन जो है आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं आपको एक सवाल पूछूं, है ना, जिसका आप लोग जवाब सोच के देना कि हाइपर कॉन्जुगेशन में भी ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन एन अल्कीन, ध्यान से सुनना, है ना, ड्यूरिंग हाइपर कॉन्जुगेशन इन एन अल्कीन और एन अनसैचुरेटेड system, during hyperconjugation in alkene or an unsaturated system, the bond length of C double bond C increases, है ना, the bond length of C double bond C increases। क्या ये स्टेटमेंट सही है ना, क्या ये स्टेटमेंट सही है? आप लोग सोच के सभी तरीके के आपकी ये हाइपर कॉन्जुगेशन का फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर देख के आप लोग मुझे जवाब बता देना। और भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग कि कहाँ कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन जो है दिखेगा, ठीक है ना, कहाँ कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन दिखेगा, उसकी हम लोग यहाँ पे और बात करेंगे, ठीक है। सो लेट मी राइट फ्यू मोर एग्जांपल्स फॉर यू। सो ये आपका नंबर 12 हो गया था। सो लेट मी राइट नंबर 13, है ना, लेट मी राइट एग्जाम्पल नंबर 13। सो मैंने क्या कर दिया, ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लिया, राइट, एंड मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, फिर मैंने यहाँ पे एक दूसरा ले लिया, ये ऐसा वाला,
यहां पे मैंने पॉजिटिव चार्ज ले लिया, यहां पे मैंने 2 मिथिल जोड़े, ठीक है ना, यहां पे मैंने 2 मिथिल जोड़े एंड यहां पे मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट जोड़ा। फिर मैं ले रहा हूं ये नंबर 15, ठीक है ना, मैं ले रहा हूं ये नंबर 15 एंड मैंने अब क्या किया कि यहां पे एक बाइसाइक्लिक कंपाउंड लिया एंड बाइसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रिज हेड पोजीशन पे, बाइसाइक्लिक कंपाउंड के ब्रिज हेड पोजीशन पे मैंने क्या कर दिया बेटा, वहां पे अब एक पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, ये नंबर 15 ले लिया। फिर मैं यहां पे क्या करता हूं, एक लेता हूं नंबर 16, है ना, एक लेता हूं मैं नंबर 16 एंड अभी भी मैंने बाइसाइक्लो ही बनाया, अभी भी मैंने बाइसाइक्लो ही बनाया, ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, है ना, ये यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा, ये हो गया नंबर 16। फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ एक ऐसा वाला, ठीक है ना, ये यहाँ पे मैंने फ्री रेडिकल बनाया, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, वहाँ पे एक फ्री रेडिकल बनाया, ठीक, ये आपका हो गया नंबर 17। फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ फिर से एक बाइसाइक्लो, अब यहाँ पे मैंने फ्री रेडिकल बनाया एंड इस कार्बन पे मैंने 2 मिथिल बनाए, ये हो गया आपका नंबर 18, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छा दूसरा, फिर यहाँ पे समझो मैंने एक ऐसा वाला स्ट्रक्चर बनाया आपके लिए, जो कि मान लो ऐसे कर दिया मैंने, CH2 नहीं लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं CH3 यहाँ पे माइनस, ठीक है ना, एंड आखिरी में क्या करेंगे हम लोग, ये कुछ ऐसा करते हैं, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पे CH, ये आपका यहाँ पे CH, ठीक, ये आपका यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे जोड़ते हैं, राइट। तो अब हम इनको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद में और भी आप लोगों को एग्जांपल देने वाला हूँ प्रैक्टिस के लिए। सो देखते हैं कहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। सो सबसे पहले क्या आइडेंटिफाई करना, अल्फा कार्बन है क्या, एंड अगर अल्फा कार्बन है तो उस पर अल्फा हाइड्रोजन है क्या, ये देखना है, राइट। सो देखो ये अब कार्बोकेटाइन, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, एंड ये रहा आपका अल्कीन, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। तो इस C डबल बॉन्ड C के लिए ये एक अल्फा कार्बन है, राइट। इस कार्बन के लिए पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन के लिए यहां पे एक अल्फा कार्बन है, यहां पे भी एक अल्फा कार्बन है। तो इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2, इस पे भी कितने हैं, 2, एंड ये CH3 होता है इसके लिए, इस पे कितने हो जाएंगे आपके 3, सो 2 2 4 और 3 7। तो इस स्ट्रक्चर में टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितने हो गए, 7। इसकी बारी जरा ध्यान से देखो, ये रहा आपका पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, दैट इज कार्बोकेटाइन, अल्फा कार्बन ये रहा, अल्फा कार्बन ये रहा। इस अल्फा कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नजर आ रहा है कि नहीं, 2 2 मिथिल है, तो इस साइड में तो नो अल्फा हाइड्रोजन, इस साइड में क्या है, इस साइड में अब इस कार्बन पे एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो यानी इस स्ट्रक्चर में टोटल नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बनेंगे, एक ही बनेगा, है ना, क्या होगा, एक ही बनेगा। अब आते हैं नंबर 15। अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है, जरा ध्यान से देखना, ये रहा आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन, तो हमने क्या, उसके बाजू का कार्बन यानी क्या होता है, अल्फा कार्बन, ठीक है। तो ये इधर मुझे अल्फा कार्बन दिख रहा है, ये मुझे यहाँ पे अल्फा कार्बन जो है नजर आ रहा है, राइट। अब जरा ध्यान से देखना, तो अब यहाँ पे अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 है, तो अगर मैं बोलूंगा कि भैया यहाँ पे 4 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, तो अपना जवाब जो है गलत हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जब हम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन करेंगे, अब हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, जब बोलेंगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा। तो अल्फा कार्बन से हम क्या करते हैं, CH बॉन्ड ऐसे इधर डीलोकलाइज करते हैं। अब जैसे CH बॉन्ड हम इधर डीलोकलाइज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, ठीक है ना, इसका स्ट्रक्चर एक काम करता, अब ये ऊपर वाला हो गया, आसान था, मिटा रहा हूं इसको, ठीक है ना। तो इसका स्ट्रक्चर ऊपर वाले साइड में बनाएंगे, तो इसका जो हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेगा वो कैसा रहेगा, वो कुछ ऐसा रहेगा। ध्यान से देखना गाइस, आई एम गोइंग स्लोली। तो अब यहाँ पे क्या आया, डबल बॉन्ड आया, राइट। अब मुझे बताओ, जैसे यहां पे डबल बॉन्ड आया, इस कार्बन को जरा ध्यान से देखो, ये आपका ब्रिजहेड कार्बन है। अब डबल बॉन्ड आया तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी,
हाइब्रिडाइजेशन sp2sp2 हो गया, है कि नहीं। एंड sp2sp2 यानी प्लानर, एंड मैंने क्या बोला था, ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक के, फ्यूज्ड नहीं, ये ब्रिज्ड है एंड इसको क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड। फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेट्स रूल फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक में अप्लाई नहीं होता, ब्रेट्स रूल अप्लाई होता है आपका ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक में, यानी जहां पे सभी ब्रिज 0 के ऊपर है। तो मैंने बोला था एज पर ब्रेट्स रूल ब्रिज्ड बाइसाइक्लिक के ब्रिज हेड कंपाउंड पे कार्बन पे प्लानरिटी स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब यहां पे ये डबल बॉन्ड स्टेबल नहीं है। तो अगर ये डबल बॉन्ड स्टेबल ही नहीं है तो भैया यहां पे ये हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या, नहीं होगा। तो इस स्पीसी में भले ही आपको दिखने को 4 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे होंगे, लेकिन आपका जवाब होना चाहिए यहां पे नो हाइपर कॉन्जुगेशन। और उसका रीजन क्या होना चाहिए, उसका रीजन होना चाहिए ब्रेट्स रूल के हिसाब से यहां पे ब्रिज हेड पोजीशन पे ऐसी प्लानरिटी मेंटेन नहीं हो सकती, ठीक है। तो यहां पे नहीं होगा। अब आते हैं नंबर 16 पे। नंबर 16 पे अब देखो, नंबर 16 पे इस पॉजिटिव चार्ज को, ये एक अल्फा कार्बन है, एक ये अल्फा कार्बन है। अब तो यहां पे तो एक ही है क्योंकि पहले से कार्बन की 3 बॉन्ड बन चुके हैं, यानी यहां पे एक क्या है आपका हाइड्रोजन है, यानी यहां पे कितने हैं 2। तो टोटल कितने हो गए 3। तो क्या इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे कि 2 ही होंगे, सोचो जरा। अगर यहां का एक अल्फा CH इधर लेके आओगे तो यहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। अब जैसे डबल बॉन्ड बनेगा ऐसा होगा, फिर से स्टेबल नहीं होगा। मतलब ये वाला अल्फा हाइड्रोजन आप इधर हाइपर कॉन्जुगेशन में नहीं ले सकते। तो यहां पे जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा सिर्फ इधर वाले अल्फा हाइड्रोजन्स का ही होगा, क्योंकि जब ये डीलोकलाइज होगा तो डबल बॉन्ड इधर बनेगा नहीं, ये आपके ब्रिज हेड पोजीशन थोड़ी है। इसका जो अगला हाइपर कॉन्जुगेटिव फॉर्म बनेगा वो कुछ ऐसा होगा बेटा, है कि नहीं। अब मुझे बता यहां पे कोई दिक्कत है क्या, नहीं, क्योंकि वो आपका ब्रिज हेड है ही नहीं। तो मतलब यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन कितना होगा 2। कितना होगा 2 हाइपर कॉन्जुगेशन जो है यहां पे बनेंगे। बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के रिएक्शंस में हमको इन सब इफेक्ट्स को यूज करना है, राइट। सो हो गया नंबर 16 में 2 हाइपर कॉन्जुगेशन। अब आते हैं नंबर 17 में। क्या लगता है आपको नंबर 17 में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन बनने चाहिए, जरा ध्यान देखो आप। अब इस फ्री रेडिकल के साथ बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहां पे अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है एंड इधर वाले अल्फा कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए आप इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन जैसे इधर लेके आओगे तो यहां पे क्या बनेगा, ये ऐसा डबल बॉन्ड। क्या बना, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड ये ऐसा हो जाएगा। स्टेबल है क्या, नहीं है। मतलब यहां पे भी नो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहां पे भी क्या हुआ बेटा, 0 हाइपर कॉन्जुगेशन, है ना। अब आते हैं नंबर 18 पे। कितने हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है, 10 है, कितने हैं, अंडा। कितने हैं, अंडा। क्योंकि जरा ध्यान दो, ये आपका कार्बन है, इसके बाजू में ये रहा अल्फा कार्बन, इस पे कितने हाइड्रोजन है, 1। अब इसके बाजू में इधर तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है। अब मैंने क्या, अगर ये ब्रिज हेड वाला CH बॉन्ड अगर डीलोकलाइज करोगे तो यहां पे फिर से डबल बॉन्ड आएगा, जैसे यहां पे हो रहा था। अगर डबल बॉन्ड आया तो फिर यहां पे ये ब्रिज हेड पे प्लानरिटी मेंटेन नहीं हो सकती। मतलब 18 नंबर स्ट्रक्चर में भी हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बन रहे हैं, 0। कितने हैं, 0। अब आते हैं नंबर 19 में। कितने, 1 की 2 की 6, कितने, 6। बहुत अच्छे। एक हनायला पाइजे कार्बनाइन है तो यहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बनेंगे, 0 ही बनेंगे। यहां पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन 0 ही बनेंगे, राइट। अब हो सकता है कोई स्मार्टली आपको कभी ऐसा दे, कोई स्मार्टली आपको ऐसा भी दे सकता है, CH2 माइनस CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा दे सकता है। और अब आपको पूछेगा यहाँ पे कितने हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अब जैसे कार्बनाइन देखोगे, कार्बनाइन देख के अगर आप बोलते हो कि नहीं यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा
ये इधर वाले साइड में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अल्किन भी तो है वहां पे, तो हाइपर कॉन्जुगेशन इधर होगा, इधर नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के बाजू में ये अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है? 2। ध्यान रखना, स्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से देख के जवाब देना। अब नंबर 20 की बात करते हैं। सो 20 में ये रहा आपका फ्री रेडिकल, अब इसके बाजू का ये रहा अल्फा कार्बन एंड इसके बाजू का ये रहा अल्फा कार्बन। अब राइट साइड में जो अल्फा कार्बन है, इस पे ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बन चुके, वहां पे किसी भी तरीके का हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो क्या इधर हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा? नहीं बनेगा। इस साइड में यस, यहां पे 1 हाइड्रोजन है। तो फिर इस नंबर 20 वाले स्ट्रक्चर में कितने हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे? नंबर 20 वाले स्ट्रक्चर में 1 हाइपर कॉन्जुगेशन जो है बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से हमने इस लेक्चर में ये आइडेंटिफाई करना सीखा कि किस तरीके से नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन आइडेंटिफाई किए जाते हैं एंड किस तरीके से वहां पे हम ये बोल सकते हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कितने बनेंगे। क्लियर है? ओके, तो अब मेरा सवाल है आप लोगों के लिए, है ना। अब मेरा सवाल है, मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन, है ना, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, राइट। फिर हमने ऐसा भी बोला था कि भैया जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, राइट। तो अब कोशिश करना आप सब लोग, क्योंकि कोशिश नहीं करोगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ी। क्योंकि अगर आप चाहते हो हर कुछ मैं ही बताऊं, वो तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन अपनी ब्रेन पावर कब डेवलप होगी? तो आप लोगों को मुझे ये बताना है ना। नाउ यू ऑल नीड टू ट्राई एंड टेल मी एक, देखो अब ये होगा बेंजीन रिंग पे जब ये सब्स्टिट्यूएंट जुड़ेंगे तो ऑलमोस्ट सभी सब्स्टिट्यूएंट के 2 टाइप के इफेक्ट्स दिखेंगे। जैसे बेंजीन पे NH2 जोड़ोगे तो NH2 इंडक्टिव में क्या दिखाता है? माइनस आए। लेकिन बेंजीन रिंग में NH2 क्या दिखाता है? प्लस M, क्योंकि उसकी लोन पेयर रेजोनेंस में। उसी तरीके से बेंजीन रिंग पे अगर आप OH जोड़ते हो तो OH इंडक्टिव कौन सा दिखाता है? माइनस आए। लेकिन उसके लोन पेयर की वजह से वो रेजोनेंस कौन सा दिखाता है? प्लस M। अब 2 इफेक्ट दिखाएंगे, लेकिन जो इफेक्ट ज्यादा पावरफुल है वो जाहिर से बात है उसको कंसिडर किया जाएगा, राइट। तो ये आप लोगों को हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा ध्यान में रखना है। सो 1 स्ट्रक्चर, 2 स्ट्रक्चर, 3 स्ट्रक्चर एंड फिर ये रहा आपके पास एक स्ट्रक्चर नंबर 4। ठीक, अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि किस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, या किस बेंजीन रिंग में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है इन दीज 4 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, ये जो है आप लोगों ने मुझे बताना है। फिर इसके बाद में आई एम गोइंग टू सेंड यू 1 मोर शीट जहां पे और थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन जो है होंगे, राइट गाइस। तो रुकते हैं यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड पार्ट में। सो नेक्स्ट हाइपर कॉन्जुगेशन के 3rd लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टडी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, एंड जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका अल्कीन चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा महत्व है उसका। ठीक है, सो रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।